आर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाहुं येषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि दयालो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रियामो भयम जय सुयाण भव तीर्थयराणम अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम जय महपा महावीर वंदे माय समाभाग महावीरं महामुनिम् अमरनरराय मह्यं चरमतीर्थयरम्यमसतीर्थं सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। श्रीसुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। धर्मलाभ बहुत बहुत आशीर्वाद। सभी को जैन डाइट की और आयुर्वेद की 21वीं कक्षा में सभी का स्वागत है। उत्तम स्वास्थ्य व्यक्ति का सर्वोत्तम धन है और इस धन को पाने के लिए जरूरी है कि हम अपने पेट को निरोगी रखें, अपने पाचन तंत्र को बनाए रखें और इसे बनाए रखने के आयुर्वेद के बताए हुए तरीके को अपनाएं। आयुर्वेद ने इस बारे में बहुत सी तरीके हमें बताई हैं जिसपे हम कई पिछले 20 क्लासों से चर्चा कर रहे हैं। जैन डाइट और आयुर्वेद में पिछले 2 क्लासेस में हम अनाज पर मुख्य रूप से चर्चा कर रहे हैं। हमने कठोल और अनाज के उपयोग को व्यक्ति के प्रकृति, उम्र, क्षमता, मौसम इत्यादि को ध्यान में रखकर पिछले 2 क्लासों में समझा। कुछ एक अनाज आज हमारे आधुनिक जीवन का अंग बन गए हैं, जैसे कि मैदा या बासमती चावल। अगर हम उसका सेवन ना करें तो हमारे सेहत के लिए हितकर रहेगा। और ऐसे ही हमने जाना कि अनाज जैसे कि जौ, जिसे आयुर्वेद में सर्वोत्तम अनाज के रूप में माना गया है, उसका प्रयोग हमने काफी कम कर दिया है। अगर उसका प्रयोग को बढ़ाएं तो हमें हमारे हेल्थ के प्रति और हम बढ़ाएंगे। अनाजों में औषधि के गुण होते हैं, तो ये हमें जरूर जानना चाहिए कि अनाज जैसे कि जौ, जिसकी चर्चा अभी मैंने की, उसके पानी को पीने से पथरी जैसी बीमारी भी ठीक हो सकती है। कठोल के अंतर्गत साहब जी ने बताया कि वो साबुत और स्प्लिट दालों के प्रकार हैं, जिसमें पाए जाने वाली कैल्शियम की मात्रा अनाज से भी कहीं ज्यादा होती है। मगर हम कौन सा कठोल किस अनाज के साथ खाएं, किस अनाज के साथ उसका संगत हो, इसकी जानकारी होना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल को मूंग दाल के साथ खाएं तो हमें 90% तक का लाभ हो सकता है। अगर मोटापे से बचना हो तो गेहूं और उड़द का प्रयोग ना करें, बल्कि मूंग दाल की पानी को पिएं। मूंग दाल का पानी तो बुखार से भी छुटकारा देने लायक है। ऐसी ही कई छोटी बड़ी बातों की जानकारी हमें पिछले 2 क्लासेस में साहब जी के द्वारा हो रही है, जिसमें हमें गहन रूप से पता चल रहा है कि किस तरह से कौन से अनाज का उपयोग करें, किस संदर्भ में करें और क्या खाएं वही जो सुपाच्य हो और हमारे पाचन तंत्र को मजबूत बनाता हो। आगे हमें क्या सीखने को मिलेगा, इसके लिए मैं साहब जी को आमंत्रित करती हूँ सत्र का संचालन करने के लिए। साहब जी। बहुत धन्यवाद साहब। चलिए, देखिए बात तो वही है अनाज, और हमने एक कंसेप्ट एक ऐसा लिया है कि जब तक हो सके औषधि पर न जाएं, आप अनाज से, आहार से ही अपने रोगों को मिटा सकते हैं। ये आयुर्वेद का मुख्य कंसेप्ट है। हमने क्या समझा है कि बीमार हो और दवाई के लिए आयुर्वेद का आश्रय लें, तो आयुर्वेद ने ऐसा नहीं कहा है। आयुर्वेद आहार शैली भी बता रहा है,
जीवन शैली भी बता रहा है और रोग बीमारियों को भी बता रहा है, रोग बीमारियों के लक्षणों को भी बता रहा है, फिर रोग बीमारियों के निवारक उपायों को भी बता रहा है, चिकित्सा भी बता रहा है। अब आप अपने शरीर के साथ में अनाज को कैसे जोड़ते हैं ये देखिए। आपको सबको मालूम है कि गेहूं का इतिहास कितना है, कितने वर्षों का है, लेकिन जौ, ज्वारी, बाजरी, मकाई, मूंग, चने आदि का इतिहास लाखों बरस का है, आज का नहीं है कोई, अरबों खरबों वर्षों से चल रहा है। गेहूं इतना पुराना नहीं। और अब तो आज के कलयुग में तो जो एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम आई है, एग्रीकल्चर के अंदर इंजीनियरिंग के करके कैसे उसके अंदर हाइब्रिड तैयार करना, या जिसको आजकल इन्होंने नाम दिया जीएम फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। अब ये तकलीफ जो है ये बहुत बड़ी है कि जो इंसान के शरीर में नुकसान करता है। एक बात जरूर समझ लीजिए कि वर्तमान काल के अंदर जितने भी आहार आदि का प्रचलन, जो भी अनाज आदि का कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा लक्ष्य देखा जा रहा है पॉपुलेशन से। गवर्नमेंट के सामने एक ही लक्ष्य है कि पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग टू मच एंड हाउ टू फीड ईच एंड एवरी पर्सन। तब सबको अनाज पहुंचाने खाने के लिए क्या देंगे, क्या देंगे। अब जो सोर्सेज हैं वो तो लिमिटेशन है, भूमि तो बढ़ी नहीं, जमीन तो बढ़ी नहीं, और जो भी आप देख रहे हो सब कुछ जो है प्राकृतिक सोर्सेज जो है कुछ भी बड़े नहीं है साहब। ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में 100 नदियाँ बढ़ गई हैं, लेकिन 137 करोड़ का पॉपुलेशन तो हो चुका है ना। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर सबका शरीर तो औदारिक शरीर है, सबका शरीर आहार से ही चलने वाला है, छोटे बच्चे का हो या बड़े का हो, बूढ़े का हो या किसी का हो, सबका चलेगा तो इसी से चलेगा। तो आहार सबको खाने को कैसे देंगे, सबको भोजन कैसे देंगे सर, ये समस्या बहुत बड़ी है। इसलिए रात दिन इस एग्रो इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर इतने इतने इंजीनियरिंग सिस्टम उसमें की जा रही है, कैसे जो है क्रॉप को कम से ज़्यादा में कैसे बढ़ाया जाए। और गवर्नमेंट तो अब इस कक्षा पर भी आ चुकी है कि प्रत्येक किसान को अपनी ज़मीन में खड्डा करके और उसकी मिट्टी निकाल कर चारों तरफ जो है पाली जैसा बनाकर अंदर प्लास्टिक डालिए और टारपेंटाइन डालिए, और उस तारपोल के डाल करके अंदर पानी भर के फिर आपको मत्स्य बीज दिए जाएंगे, आप मछली पैदा करिए, मछली पैदा करके खाइए साहब। गवर्नमेंट पॉलिसियाँ बदलती जा रही है, क्योंकि अनाज को पकने में 4 महीने लगते हैं, कटहल को पकने में 6 से 7 महीने लग जाते हैं। तो 7 महीने का इंतज़ार करना, इसके बजाय तो 1-1.5 महीने के अंदर तो जो है मछली जो है 2 किलो की बन जाएगी, बड़ी बन जाएगी साहब। चिकन 2 किलो 1.5 किलो का 2 महीने में हो जाता है। तो आप उसी पर ध्यान दीजिए। फिर तो ये तकलीफ़ें आजकल बढ़ रही है, गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी अपनाई है तो बड़ा नुकसानदायी हो रहा है। अब रही बात ये, हम अनाज का उपयोग करें, लेकिन कौन से अनाज का उपयोग करें, किस अनाज का उपयोग करना है, किस कठोल का उपयोग करना है, किसको मूंग का उपयोग करना है, किसको चने का उपयोग करना है, किसको किसका उपयोग करना है, और करके आप अपनी प्रकृति को देखिए। गृहिणी स्त्रियां जो घर में रसोई बनाती हैं उनको ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। ये तो जैन फाउंडेशन का उपकार मानिए कि इन्होंने इस तरह की क्लासें चालू की, लेकिन अभी स्मिता जी ने बताया आज 21वीं क्लास है और शायद 3-4 क्लास और चलाएंगे बाद में, मुझे भी मालूम नहीं है चलाएंगे कि नहीं। लेकिन आप लोग जो रसोई बना रहे हो घर में, एक स्त्री घर में रसोई बनाती है और सबको खाना है, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, सास भी है, ससुर भी है, स्त्री भी है, पुरुष भी है, रोगी भी है, निरोगी भी है, स्वस्थ भी है, सब प्रकार के लोग हैं घर में, और सबको भोजन तो एक ही करना है, एक ही रसोई बन रही। सवाल ये उठ रहा है कि क्या महिलाएं ज्ञान न रखें
और सिर्फ बनाने की कलाई रखें। बस बनाना है, बनाना है, बनाना है, जो आया सो बना करके कला दिखाई और आपने बना कर दे दिया। हर स्त्री ने एक लक्ष्य बना लिया, स्वादिष्ट स्वादिष्ट स्वाद, बस स्वाद से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। सत्व तत्व शक्ति कुछ भी ना हो, फिर भी स्वादिष्ट बनाओ और खिला दो लोगों को। देखिए, ये गृहिणी का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, ये तो बाजार में होटल वालों का लक्ष्य होता है। उनको माल बेचना है, उनको बेच करके पैसा कमाना है। लेकिन हमको हमारे घर में एक माता को कोई बेचने नहीं जाना है, अपने बेटे को खिलाना है, अपने पति को खिलाना है, खुद को खाना है। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर लक्ष्य स्वाद का मत बनाइए। स्वाद लक्ष्य सिर्फ जीभ पर रहता है, लेकिन जीभ पर बचता नहीं है ना। जीभ पर 24 घंटे रहता तो नहीं है ना। जीभ पर तो 24 सेकंड रहेगा, 60 सेकंड रहेगा, 1-2 मिनट रहेगा, और कितना रहेगा। जीभ पर से नीचे उतर गया, पेट में गया, अब ना तो कोई स्वाद है, ना कोई टेस्ट है, ना कुछ है। आप अगर लक्ष्य यही बनाएंगे कि जीभ के स्वाद का लक्ष्य लग करके बनाएंगे, तो फिर भविष्य में नुकसान होना ही होना है सर। स्वाद को बढ़ाने के लिए आहार के तत्व को, सत्व को, शक्ति को नष्ट ना करें सर। ऐसा करके आहार बिगाड़ करके नहीं खाना है। अब देखिए, प्रोसेस जितनी होगी, सरकार ने भी आजकल ये कर दिया है, किसानों को ही कह दिया, तुम्हारे खेत में से डायरेक्ट जो है प्रोसेस करके ही बेचो। अगर वो चावल बेचेंगे तो चावल का उनको कितना रुपया मिलेगा, और चावल की इडली बना करके बेचेंगे तो चावल से 10 गुना पैसा कमा लेगा। ये तकलीफ है। अब वो इडली बनाने के लिए खुद ही बनाए, अब वो रोज इडली बनाएगा तो कौन खाएगा वहाँ पर। तो उसको बोला कि कोई हरकत नहीं, आप इडली का रॉ मटेरियल तैयार करके पैकेट भर के बेच दो, जिसके घर में जाएगा वो ले करके उसको जो है पानी, गर्म पानी डाल करके इडली बना के खा ले। कंप्लीट रेडी करके प्रोसेस बना करके बेच दो साहब। आज उसका यही परिणाम आ रहा है कि आपको इडली भी बनानी है तो वो महिलाएं सोती है, सुबह उठेंगे, भिगोएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, कुछ नहीं करना है। बाजार से पड़ी का लाया, फटाक से कुकर में डालकर गर्म पानी में बॉईल कर दिया, खा लो साहब। हर व्यक्ति को प्रत्येक चीज़ें इंस्टेंट की जो मानसिकता आ रही है, ये नुकसान कर रही है। जो इंस्टेंट फूड की आपने मानसिकता अपनाई है, अब मैं आपको थोड़ी सी कंपैरिजन करके समझा रहा हूँ प्रोसेस में क्या हो रहा है। कितनी प्रोसेस आप करो और कितनी प्रोसेस करते 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 आप कहाँ तक पहुँचते हो। मान लिए कि नंबर 1 पर आपने गेहूं ले लिया सर। अब गेहूं लिया, जौ लिया, बाजरे लिया, मकाई ली, जो भी आपने अनाज लिया, ठीक है। अब कितनी प्रोसेस कर रहे हो उसकी, ये प्रोसेस की प्रक्रिया है सर। अब आप ये इसमें से एक चीज पर एक ही गेहूं एक ही है और उसकी कितनी प्रोसेस करेंगे। अगर पहली प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस, तीसरी प्रोसेस, चौथी प्रोसेस, फिर 5वीं प्रोसेस, फिर 6ठी प्रोसेस, एक वस्तु का गुणधर्म जो है इतनी प्रोसेस में टिकेगा कि नहीं टिकेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, रहेगा कि नहीं करे। जितनी प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो उसके अंदर से गुणधर्म नष्ट होंगे साहब। हम गेहूँ ले रहे हैं, मान लीजिए, अब क्यों ले रहे हैं, गेहूँ में से प्रोटीन चाहिए हमको। शरीर का काम क्या है, पहले आप ये समझिए, पाचन तंत्र या पाचन शक्ति या पाचन का काम क्या है। पाचन मतलब पाचन का अर्थ क्या हुआ। पाचन का अर्थ इतना ही है कि जो पेट में आया है उसमें से प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज, आयरन कंटेंट्स, जो भी तत्व है वो एब्जॉर्ब करके वो आपके ब्लड में भेजना। बस वहाँ से रस धातु आपकी शुरू हुई।
अब उसमें जो आया वो रक्त में जाएगा, रक्त में से आगे आगे की सप्त धातु में जाएगा, जो क्रम हमने सीखा है समझा है। बात इतनी सी है। बाकी का सब क्या होगा? आपने 1 किलो खाया, टोटल अमाउंट आपकी जो भी कुछ घर में आपने भोजन करते समय चावल दाल रोटी सब्जी और जो भी कुछ मिलाकर खाया है, टोटल अमाउंट अगर हम 1 किलो लेते हैं तो 1 किलो मतलब 1000 ग्राम हुआ। अब शरीर 1 किलो इतना रखेगा क्या अंदर? आप तो दिन में 2 बार खाओगे, दिन में 3 बार खाओगे, तो 2 दिन, 1 दिन के अंदर 3 किलो आ जाएगा। तो शरीर इतना 3 किलो अंदर रखेगा क्या? सवाल ही नहीं खड़ा होता है। 1000 ग्राम के 1 किलो में से आपका शरीर अंदर जो है रखेगा 10, 20, 30 ग्राम। बस बात पूरी हो गई। अब 10, 20, 30 ग्राम के अंदर जो है क्या मिला है? प्रोटीन कितना ग्राम मिला है, कैल्शियम कितना ग्राम मिला है, कार्बोहाइड्रेट कितना ग्राम मिला है, आयरन कंटेंट्स कितना मिला है, क्या कितना ग्राम मिला है, कितना प्रमाण में था। अब 1 किलो पेट में गया, उसमें से पूरी प्रोसेस करके प्रक्रिया करके शरीर उसमें से 10 ग्राम भी अगर 20 ग्राम भी बॉडी में एब्जॉर्ब करता है और वो ब्लड में आगे भेज देता है, ये पाचन तंत्र का रिजल्ट है। डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, ये पाचन तंत्र का रिजल्ट है। लेकिन अगर उतना भी नहीं मिल रहा है तो वो शरीर अंदर प्रोसेस पूरी प्रक्रिया नहीं कर पाए तो परिणाम क्या आएगा? सोचो, आपका शरीर ये अंदर एब्जॉर्ब करना, ये मेटाबॉलिक सिस्टम है, तो ये मेटाबॉलिज्म जो है वो किससे बनेगा? अब आपकी शरीर की क्षमता भाई, उसमें से 10-20 ग्राम भी आपकी बॉडी में ब्लड में एब्जॉर्ब करने की भी उसकी कैपेसिटी है कि नहीं है? नहीं होगी तो फिर कुछ मतलब ही नहीं होगा। शरीर में आया है, वो आंतों के अंदर घूम करके बड़ी आंत में जा करके मल बन करके कल वापस बाहर निकल जाएगा। अब शरीर में जितना एब्जॉर्ब हुआ है, 1000 ग्राम में से 20-30 ग्राम के आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं? नहीं हुआ है तो भी उसको आगे तो भेजना ही पड़ेगा। अब छोटी आंत हमारी चली जाएगी साहब, कितनी चली? 25 से 27 फुट चली जाएगी। बड़ी आंत हमारी जो है वो 3 से 4 फुट चली जाएगी। अब वो आहार तो आपके बॉडी में घूमेगा और कल जो बाहर निकलना है तो 1000 ग्राम में से 20-30 ग्राम आपकी बॉडी ने एब्जॉर्ब किया, तो क्या 970 ग्राम शरीर बाहर फेंक देगा कि नहीं फेंकेगा? खाते समय तो आपके हाथ में है, आपने तो खा लिया, आपने स्वाद के हिसाब से खाया, जिस रूप से खाया, लेकिन शरीर 970 ग्राम अगर कल नहीं बाहर फेंके तो क्या होगा? जो आहार शरीर में से 24 घंटे में बाहर नहीं निकला तो फिर वो सड़ने लग जाएगा। वो सड़न की क्रिया जो है चालू हो जाएगी, तो उसमें से गैस, वायु, पित्त, कफ सब कुछ जो है वो बढ़ने लग जाएंगे। लेकिन आप देखते हैं ना, आजकल कहते हैं भाई हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना आपके हाथ में है, लेकिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दे करके आपको छोड़ना आपके हाथ में नहीं, वो फिर डॉक्टरों के हाथ में। वो नहीं छोड़ेंगे, वो तो सुबह से शाम तक 2 सलाइन और चढ़ा देंगे। रुको भैया, ऐसे नहीं जा सकते हो। अब सुबह से शाम, अब सलाइन चढ़ाने में 4 घंटे कर दिए, दिन पूरा हो गया भाई साहब, अब 1 दिन का चार्ज भरो फिर जाओ, फिर 1 रूम का चार्ज भरो फिर जाओ, फिर ऐसा करो। अननेसेसरी उन्होंने बिल बना दिया, बिल बनाना उनका काम है। वैसे ही शरीर में खाना मुंह से अंदर डालना आपका काम है, लेकिन शरीर से बाहर निकलने के लिए पूरी शरीर की प्रक्रिया जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे ही बाहर नहीं निकल जाएगा। अब इस प्रक्रिया में प्रोसेस हम देख रहे हैं। प्रक्रिया, आप कितनी प्रक्रिया कर रहे हो? आपने गेहूं लिया, हम जौ ले रहे हैं, बाजरा ले रहे हैं, मकाई ले रहे हैं, तो अंदर के गेहूं के घटक आपको देखना है कि प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज आदि उसमें क्या है, कितना है, कितने प्रमाण में। अगर हम मान लो खाली प्रोटीन की स्टडी कर रहे हैं,
अब अगर कॉमन गेहूं आपने लिया और गेहूं के अंदर प्रोटीन के मात्रा अगर 13% है, कोई हाई क्वालिटी हो तो 15% आए तो आए किसी में, समझे कि नहीं? नहीं तो क्या होगा, परिणाम क्या आएगा? अब उसके अंदर पहली प्रोसेस जो है ये हो गई, अब ये बन गया दलिया सा। अब जब दलिया बन गया तो इस प्रोसेस के अंदर गेहूं के 4 टुकड़े हुए कि 3 टुकड़े हुए, जो भी हुए, तो उसमें अगर मान ले कि 1% माइनस गया है तो 13 में से हम ये समझे कि 12% तो बचा है। अगर आप दलिए को सीधे ही मिट्टी के बर्तन में पानी में बॉईल करके खा लेते हो तो आपको 12% का प्रोटीन बरोबर मिल जाएगा। सीधे गेहूं हम बॉईल करके नहीं खाते हैं, चलो भाई दलिया बना करके तो खा लो। तो दलिए के अंदर मैक्सिमम प्रोटीन आपको मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अभी प्रोसेस थोड़ी सी हुई है, ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुई है, प्रक्रिया कम हुई है। अगर आप इससे नीचे उतर जाओ तो ये दूसरी प्रोसेस के बाद तीसरी प्रोसेस आ गई, एक के बाद तीसरी। अब ये अगर सोजी बन गया या आप रवा बोलते हो वो बन गया, अब इसके अंदर ज़्यादा माइनस होकर के 3% माइनस हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 9% ही बचेगा, समझे? अब इससे बाद में नीचे उतरोगे तो ये मोटा आटा हो जाएगा। फिर इसमें 3% माइनस हो गया तो आपके पास 6% ही बच रहा है। अगर आपने इसमें से मोटे आटे में से बारीक आटा कर लिया, फिर 3% माइनस हो गया तो आपके पास 3% बचा है। सर बताइए, आप इस आटे की रोटी बना रहे हो कि इस आटे की रोटी बना रहे हो? अब ये रोटी जो बनेगी, अगर इसकी रोटी बन रही है या अगर आपने इसकी रोटी बनाई है तो अब इसमें तो है ही 3% ही बचा है। ये तो हो गई आटा बनाने की प्रक्रिया। चक्की में से बनकर आटा आएगा तो इसके अंदर ये 6% प्रोटीन है, इसके अंदर 3% आटे में बचा है। अब महिलाओं की रोटी बनाने की प्रोसेस, अब वो कितनी जगह पर जलेगा, जलेगी कितनी जगह पर? आजकल गैस आ गई, आप जलाएंगे कितना? यहाँ दाग, यहाँ दाग, यहाँ दाग, यहाँ ये इतनी जली, यहाँ पर इतनी जली। अब ऐसे प्रतिशत के अंदर 3% था, वो भी जल करके अब बचा है आपका 1%। अब आप बोलते हो आप 3 रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो, 5 रोटी खा रहे हो, जैसी रोटी खा रहे हो। आप सूरत में चले जाओ तो बिल्कुल कागज़ के जैसी पतली पतली रोटी बनाते हैं, कई लोग ऐसी बनाते हैं। सब कुछ महिलाएं इस आटे को भी डब्बे में से लेते समय छान छान करके लेती, और छान कर लेते समय जो ऊपर थोड़ा सा भी बच जाता है वो भी बाहर फेंक देती। अरे भाई, वो जो बचा है तो आटे का मोटा भाग ही तो है, क्यों फेंक रहे हो? बाहर क्यों फेंकना है? छानने का उद्देश्य ये है कि जीव जंतु है कि नहीं ये देखते हैं। जैन धर्म का नियम है कि आखिर आटा बना है तो दूसरे जीवों की उत्पत्ति हो जाए, जीव जंतु उसमें न आ जाए, इसलिए हम छानते हैं। और छानना भी एकदम 0 नंबर की छाननी से मत छानिए। पहले तो आटा 0 नंबर पर अलग इतना बारीक बनाइए मत, मोटा आटा रखिए, क्या फर्क पड़ रहा है? तो कम से कम प्रोटीन के परसेंटेज तो बढ़ेंगे। फिर उसको बारीक से छानिए मत आप। छानने के लिए फिर आपको और बारीक आटा करना पड़ेगा, तो और प्रोसेस होगी तो परसेंटेज माइनस हो गए। देखिए, एक पुख्त व्यक्ति रोहित जी गांधी इस समय जो है, आप अगर 50-60 की उम्र के हैं तो आपके मैच्योर बॉडी के शरीर को प्रतिदिन की 50 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता है।
अब आपको रोटी में 1% बचा है ये, अब आप 4 रोटी भी खा लो तो 4% ही हुए। अब आप 10 रोटी तो खा नहीं सकते हो, 10 रोटी भी खा लोगे तो 10% आ गए। बाकी के सब प्रोटीन के परसेंटेज कहाँ से लाओगे आप? शरीर को जितने परसेंटेज की आवश्यकता है उतने नहीं मिले तो आपकी बॉडी को जो है वो मतलब बुढ़ापे की तरफ ले जाएगी। आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट प्रमाण में शक्ति नहीं मिलेगी। भाई गाड़ी भी तो चलाते हो ना आप, आपकी बाइक है, गाड़ी है, तो उसमें भी तो इतना पेट्रोल होगा तो चलेगी, नहीं तो कैसे चलेगी? आप देख लीजिए, समझेगी नहीं। आप पेट्रोल में पानी भर के डाल दो और बोलो गाड़ी चलेगी, भाई साहब नहीं चलेगी। ये शरीर है हमारा है। अब इतने परसेंटेज अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन पूरा कहाँ से करेंगे आप? या तो आप करिए कि हाँ साहब हम दलिया ही खा लेते हैं, रोटी बनावे ही क्यों। अब इससे भी नीचे उतर जाएंगे लोग। सबसे बड़ी समस्या ये है, अभी अभी जो है स्मिता जी ने कहा मैदा की, अब इससे छठी प्रक्रिया के ऊपर आ गया, ये है मैदा। अब जब मैदा बन गया तो बताइए मैदा में क्या बचा? ये 3% बचा था वो भी गया सब। अब मैदा में 0% आ गया। न प्रोटीन बचा, न कैल्शियम बचा, न आयरन बचा, न कार्बोहाइड्रेट बचे, कोई तत्व ही नहीं बचा है। लास्ट प्रक्रिया आ गई सर। अब लोग मैदा जो है 0% होते हुए भी अब लोग मैदा की रोटी बना रहे हैं सर। अब इस रोटी में तो है ही क्या, दम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। बॉडी को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब ऐसी स्थिति के अंदर अब ये जो मैदा बन गया है, अब मैदा बाजारू मैदा, और मैदे के बाजार के अंदर जो फ्लोर मिल वाले हैं वो क्या डाल रहे हैं अंदर? स्मिता जी जरा आप लिख लेंगे और सबको मैं सबको बोल रहा हूँ, सभी जने लिख लेना। आज के बाजारू मैदा में क्या मिक्सिंग हो रही है, क्या मिला करके आपको दिया जा रहा है। आप घर में तो मैदा नहीं बना सकते हो तो बाजार का ही लाना पड़ता है, तो क्या मिक्सिंग हो रहा है ये, इसकी छानबीन मैंने थोड़ी की है और मुझे जो मिले हैं कंटेंट्स के अंदर ऑथेंटिक जो मिला है वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर मैदा के अंदर कितने केमिकल्स जो है, कौन कौन से केमिकल जो है, कैसे जो है इसमें आए, आप भी लिखिए सोनल जी, रेडमी वाले, सबको बोल रहा हूँ ना, मैंने ये नहीं बोला कि खाली स्मिता जी लिखेंगे, फिर वो शब्द भी चले जाएंगे साहब, फिर किसी को ध्यान में नहीं आएगा। तो पहला नंबर लिखे एलॉक्सन केमिकल जो है वो एक ऐसा घटक है, वो इसमें डाल रहे हैं साहब, ALLOXAN, ऐसा एलॉक्सन केमिकल जो है वो इसमें डाल रहे हैं। अब इसके बाद जो है इसके अंदर ऑर्गेनिक जो है पेरोक्साइड, अब वो पेरोक्साइड कुछ ऐसा घटक उसमें और मिलाया जा रहा है। अब वो क्या करेगा कोई समझ में ही नहीं आ रहा है क्यों मिलाया जा रहा है। फिर कैल्शियम पेरोक्साइड मिलाया जा रहा है। जब देख लिया कि अब मैदा में तो कोई तत्व ही नहीं बच रहा है तो और क्या, सामने से केमिकल्स मिला के अब उसके साथ मिला करके, चौथा है बेंजोइक पेरोक्साइड जो है वो एक और अलग से मिलाया जा रहा है। अब जैसे कि अंदर मैदा के अंदर और ही कुछ ऐसा घटक आ जाए, फिर मैदा के अंदर जो है ब्लीचिंग केमिकल मिलाए जाते हैं सब। अब ब्लीचिंग केमिकल मिला करके वो उसको और जो है वो जिसको हम कहते हैं ना डाई केमिकल, मैदा फिर जो है एकदम वाइट सुपर वाइट जैसा आपको दिखने लग जाए। इसमें आजकल ये हो गया, जैसे लोग ये कहते हैं ना वाइट कपड़ा है, ये सफ़ेद कपड़े को धोते समय उसमें भी जो है एक ब्लीचिंग करने के लिए टीना पॉल, रानी पॉल, क्या जो है डालते हैं, तब जा कर के उसको और ज़्यादा सुपर वाइट किया जा रहा है साहब। ये लोगों की तकलीफ़ है।
अब आजकल इस तरह से मिक्सिंग होने लग जाएंगे, परिणाम क्या आएगा सोचिए समझे। अब इसके बाद में जो है क्लोरीन जो है, डाइऑक्साइड जो है वो भी डाला जा रहा है। अब ये उसके घटक है। आपने देखा है ना, मैदा की जब कोई वस्तु बनती है तो यूं उसको, रोटी को यूं लंबी लंबी करते हैं, खींचते हैं तो भी फटती नहीं है सर, रबर की तरह से, रबर के जैसा हो जाता है। आप कभी जाइए होटल में, देखिए बाहर बैठ कर के, डाइनिंग हॉल में बैठ कर खा के आने के बजाय किचन में जाकर देखिए वो कैसे बना रहे हैं, क्या प्रक्रिया। यूं खींचते हैं, इतनी लंबी लंबी करते हैं, इतनी लंबी करते हैं साहब, और फिर भी फटती नहीं है। घुमाते हैं साहब, रोटी फटती नहीं है। ये है साहब। लेकिन आप जौ की बना सकते हो ऐसे ही, आप ज्वारी की बना सकते हो, बाजरे की बना सकते हो, नहीं बनेगी। बाजरे का मैदा क्यों नहीं बनता है, ज्वारी का मैदा क्यों नहीं बनता है, जौ का मैदा क्यों नहीं बनता है, मकाई का मैदा क्यों नहीं बनता है। बना के देख लो आप, एक टुकड़ा भी टूट जाएगा, बनाते ही बनाते ही टूट जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए, गेहूं का प्रमाण घटाते जाइए। गेहूं बंद करो तो बहुत अच्छा है। मैं तो आपके सामने जिंदा बैठा हूँ, 5-7 साल हो गए, इतने बरसों से मैंने तो गेहूं नहीं खाया, रोटी भी नहीं खाई। हमारा तो बहुत तकलीफ, क्या है, साधु जीवन है, मिलता नहीं है। हम तो भिक्षा में जाए तो नहीं मिलेगा सर। आपको तो घर में ही है ना। तो पहली बात यह है कि गेहूं खाने वालों को डायबिटीज जल्दी होगी। गेहूं इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं होगा। मैदा, ये बारीक आटा, मान लो आप घर में मैदा की रोटी नहीं बना रहे हैं, आटे की बना रहे हैं, लेकिन इधर देखिए आप, आटे में और मैदा में कितना अंतर है। इसमें और इसमें अगर ये 19 पर बन रहा है बारीक आटा, तो 20 नंबर पर, 0 के ऊपर मैदा बन रहा है। और वो भी आप घर में नहीं बना सकते हो, मैदा भी बाजार से लाना पड़ता है। ये परिस्थिति है, सोचिए। अब मैदा की कितनी तो मिठाइयाँ बन रही है, मैदा की जितनी 50 आइटमें बन रही है। राजस्थानी लोग तो घेवर वगैरह मैदा के बनाएंगे, सोचिए। और फिर उसको शक्कर की चाशनी में डालेंगे, फिर उसमें घी डालेंगे। तो ये क्या हो गया सब, आप क्या समझते हो, उसमें से कोई आपको घेवर खा लिया तो कोई ताकत आएगी क्या? भाई मैदा में है कौन सी चीज जो ताकत देगी? पहली बात तो ये है, ताकत शब्द का अर्थ क्या है, शक्ति शब्द का अर्थ क्या है। जो पत्थर तोड़े उसको ताकत कहते हैं क्या? शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन मिलना चाहिए, शरीर को जितनी रिक्वायरमेंट, बोन्स को कैल्शियम चाहिए वो मिलना चाहिए, ब्लड को आयरन कंटेंट चाहिए, तो उसी से हीमोग्लोबिन बनेगा, वो मिलना चाहिए। शरीर के लिए ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो है, घटक जो है, वो शरीर को मिले, उसको ताकत कहते हैं। ये अगर बिल्कुल ही नहीं, अब ये बन गया, मैदा बन गया, मैंने तो अभी खाली एक घटक बताया प्रोटीन का, और मैदा होते होते तो प्रोटीन भी गायब, कैल्शियम बिल्कुल नहीं, आयरन कंटेंट का नाम निशान नहीं, कार्बोहाइड्रेट भी गया। अब आपको इसमें कौन सा विटामिन मिलने वाला है क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा। अब दुनिया में जितने बिस्किट्स बन रहे हैं, मैदे के बन रहे हैं। आजकल तो लोगों को बाजार में खाखरे मैदा के बनने वाले मिल गए। फिर आप बोलते हो एक खाखरा खाते हम, 2 खाखरा खाते हम, 4 खाखरा खाते, फिर वो खाखरे के ऊपर घी लगा करके चटनी लगाते हैं, कोई लाल नमक लगा, कोई कौन सी चटनी संभार लगा रहे हैं, वो खा रहे हैं, फिर ऊपर दूध पी रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये कौन सी शक्ति आने वाली है आपकी? सबसे बड़ी गलती तो हमारी यहाँ हो रही है ना। आप देखिए ना, समझे कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे अनाज की तुलना में गेहूं को ज़्यादा जो है हैवी बताया है। जौ जितना जल्दी पचेगा उतना गेहूं जल्दी नहीं पच सकता है, ध्यान रखिए। ख्याल आया? ज्वारी जितनी हल्की है, पचने में, हल्की का मतलब
कि पाचन के लिए आपकी जितनी सुगम है उतना कोई गेहूं नहीं है ऐसा, और फिर आप ये सोचो कि नहीं 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 नहीं, तो आपका एक तो जीवन शैली क्या है, सोफा पर बैठने की है, सोफा से चलकर बाथरूम तक जाने की है। सोफा से बाथरूम का अंतर 10 कदम होगा। अगर आपकी जीवन शैली इतनी सी है तो शरीर का श्रम कुछ नहीं है, और फिर आप बोलते हो मैं 4 रोटी खाऊं। आप खाइए और 2 दिन तक आपका पेट साफ नहीं होगा। मैदा खाने वाले का 3 दिन तक पेट साफ नहीं होगा। अब उसको जो है ये मैदा अंदर आंतों में फंस गया, उसको निकालने के लिए फिर वो कायम चूर्ण लाएगा, फिर नियम चूर्ण लाएगा, फिर क्या क्या खाएगा, तब शरीर में से मैदा बाहर निकलेगा। वो जाकर आंतों में चिपकता है, वो आंतों में फंसता है। अब जब उसमें कुछ भी नहीं तत्व बचा है, और फिर ऐसे मैदे की काफ़ी आइटम बना करके उसको फ्राई करके तलते हैं लोग। अब क्या समझना, बोलिए साहब, क्या बनना? फिर उसको तल के खाएंगे। अब तल करके उसमें और तेल भर जाएगा सब। नहीं नहीं नहीं, उसमें वो समोसा बनाया है, वो बोलते हैं कचौरी बनाई है, वो बोलते हैं क्या बनाया, लेकिन अंदर मसाला तो थोड़ा सा नाम का है, और उसके ऊपर जो है ये मैदे का बढ़ा गया। अब आपको तेल में तल लिया, अब सारा तेल भर गया। अब वो ट्राइग्लिसरीन जो है, अब वो ट्राइग्लिसरीन आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाएगा तो क्या बढ़ाएगा, सोचिए। ऐसी स्थिति में आप कहाँ रुकते हो, पहले ये सोचिए। आप क्यों बिगाड़ रहे हो अपना तंत्र? आज बाजार में तो ये परिस्थिति हो गई है। अब इसी जगह पर आप पूरी प्रक्रिया बदल करके, अब आप इसमें से जिसकी बात कर रहे हैं ये हो गया सर। अब आपने जौ ले लिया, या ज्वारी ले ली, या बाजरा ले लिया, या मकाई ले लिया आपने। अब इसमें से कोई अनाज ले रहे हो। अब आपने मूंग ले लिया। अब मूंग की तो प्रक्रिया होनी नहीं है। मूंग की प्रोसेस क्या करेंगे आप, उसका मूंग का तो आटा बनाना नहीं है आपको। तो मूंग हम डायरेक्ट ही तो उबाल करके खा रहे हैं, पहली ही प्रक्रिया है उसकी, कोई प्रक्रिया आगे नहीं है। डायरेक्ट आपने मूंग को बॉईल कर दिया, आप खा रहे हो, समझे। तो मूंग के अंदर जो है गेहूं से 4 गुना प्रोटीन है मूंग के अंदर, और प्रक्रिया नहीं हुई उसके अंदर कुछ भी, तो आपको प्रोटीन पूरा मिलेगा सर। लेकिन लोगों ने अगर ये प्रक्रिया करने में भी ध्यान नहीं दिया, और आपने मूंग भी अगर जो है कुकर के अंदर कर लिए, तो मूंग के प्रोटीन का परसेंटेज खत्म हो जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रक्रिया में क्या कर लो साहब, ये पहली प्रक्रिया से दूसरी प्रक्रिया के अंदर ये बन गई मूंग की दाल बन गई। अब दाल मतलब क्या हुआ, 2 टुकड़े हो गए। मूंग की दाल, मूंग के 2 टुकड़े हो गए साहब। तो इस एक प्रक्रिया के अंदर मूंग के अंदर जितने प्रोटीन के परसेंटेज हैं, अभी इन्होंने स्मिता जी ने क्या कहा लास्ट क्लास की बात, कि मूंग का पानी सा। अब मूंग डायरेक्ट आपने बॉईल कर दिया, आपने मूंग लिए 1 कटोरी और 1 लीटर पानी डाल करके बॉईल किया, लेकिन कुकर में नहीं। तो जितना मूंग का सत्व था वो ग्रीन ग्रीन पानी बन गया। अब उस ग्रीन पानी को आप हल्की सी हल्दी डाल करके पी रहे हो, तो आपको एक तरफ तो प्रोटीन दे रहा है। भाई बीमार व्यक्ति को स्वस्थ करना है, बताइए कैसे करेंगे? अगर कोई बीमार है उसको स्वस्थ करना है, या जो बीमार नहीं है उसको बीमार होने नहीं देना है। अब जहाँ अगर कोई हॉस्पिटल में है, मैं आपको पूछता हूँ, हॉस्पिटल में रोगी है उसके लिए आपको बिस्किट लेके जाना चाहिए। आप 2-3 पूड़े बिस्किट के लेके जाओ, फिर वहाँ होटल में वहाँ से चाय मंगा लो। बोले हम बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल में मिलने गए हैं ना, तो लो भाई आ तमे जरा खाजो, तमारू सारू थी जाए ने,
निरोगी काया થઈ જાય, શરીર સારું થઈ જાય તમારું। अरे वो बिस्किट खाएगा हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़े पड़े, उसकी तबीयत अच्छी हो जाएगी? ये क्या मूर्खता है? ये कौन सी मूर्खता अपना रहे हैं? अरे आपको अगर अच्छे भाव हैं कि आपके कोई रिलेटिव है और अगर जा रहे हो हॉस्पिटल जा रहे हो तो घर से मूंग का पानी बना कर ले जाओ, मूंग की दाल बना कर ले जाओ, उसमें थोड़ा अजवाइन वगैरह डाल करके ले जाओ, जीरा डाल करके छौंक करके, तो कम से कम हॉस्पिटल में बिस्तर पर पड़े हुए व्यक्ति को अपना प्रोटीन के परसेंटेज ज़्यादा मिलेंगे, तो वो हॉस्पिटल में 7 दिन रहने के बजाय 3 दिन में ही स्वस्थ हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी। आजकल लोगों ने ये फैशन बनाए, हॉस्पिटल जा रहे हैं, रुको रुको, रास्ते में से 2 पेड़े बिस्किट के ले जाते हैं, रास्ते में से कोई कुछ भी ले जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप लोग? कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। वो बेचारा हॉस्पिटल में है, बिस्तर पर है, कोई वॉकिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो बिस्तर पर पड़े पड़े और उसकी आंतें कमज़ोर हो जाएगी, मैदा जा कर के फंसेगा, डॉक्टर तो सलाइन डलाएगा, डॉक्टर तो हॉस्पिटल में नर्स जो है सलाइन देती जाएगी और गोलियां देती जाएगी, इंजेक्शन देते जाएंगे। ये क्या परिस्थिति होने वाली है सोचिए। 7 दिन तक एक व्यक्ति को हॉस्पिटल रखने के बाद जब घर लाए छोड़ करके, उन्होंने खाली अपने बिल बढ़ने के चक्कर में हॉस्पिटल छोड़ी, लेकिन उनको लाने के बाद भी उनकी स्वस्थता नहीं थी। आप सोचिए 3 दिन तक उनको एनीमा दिया और वो स्वस्थ हुए, तो 3 दिन तक एनीमा का क्या बिल आया? 2-2 नींबू का पैसा गया, बाकी कुछ नहीं गया। और हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ? 7 दिन के अंदर 3.5 लाख का बिल हुआ। बोलिए आप सोचिए, वो इंजेक्शन देते जा रहे हैं, सलाइन डालते जा रहे हैं, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा है। सबसे पहले इस बात पर लक्ष्य दिया जाए, केंद्रित करिए साहब। अगर आप क्षमा करिएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है साहब जी को हमारे साथ दोबारा से जुड़ने में। आशा है आप लोग सब हमारे ट्रांसक्रिप्ट्स जो हम अपने ड्राइव पे डाल रहे हैं, आप उनका जरूर उनको आप पढ़ रहे होंगे। हमने लास्ट 19 और 20वीं क्लासेस का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो हम कल डालने वाले हैं। एंड ऑफ कोर्स गोइंग फॉरवर्ड वी विल हैव वन एग्जाम काइंड ऑफ सेशन हमने एक रखा था, एक क्विज कॉन्टेस्ट के जैसा। उसी तरह से क्विज कॉन्टेस्ट के बजाय हम एक ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जैसा हम लोग कुछ रखने वाले हैं। ये सो वी विल हैव वन ब्रेक इन कमिंग मे बी नेक्स्ट वीक, one of the weeks we will have class. And also I would like to inform all of you that जेन फाउंडेशन इज हम हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो इस दफा लास्ट क्लास हमने ब्राह्मी लिपि के बारे में जो हमारी जो प्राचीन लिपियां हैं जिसको अब हम नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जब हम देखते हैं कि हमारी जितने आगम हैं और जो हमारे पुराने टेक्स्ट हैं वो इन सारी प्राचीन लिपियों में ही लिखे हुए हैं। तो जब हमने ये महसूस किया कि हमें ये इसकी जागरूकता बढ़ानी चाहिए, और लास्ट ईयर हमने एक वर्कशॉप रखा था ब्राह्मी लिपि पे। 3 दिन का वो वर्कशॉप था जिसे डॉक्टर मुनि जैन जो बनारस से हैं, प्रोफेसर फूलचंद जैन की वाइफ हैं, उन्होंने लिया था। उसी के कंटिन्यूएशन में इस दफा हम संडे को ब्राह्मी लिपि पे उसकी कैलीग्राफी का एक वर्कशॉप रखने वाले हैं। और आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन दैट। इट इज 1-1.5 घंटे का ये एक वर्कशॉप है। एंड इसके साथ ही साथ once this gets over, based on people choice और awareness और and interest, we are thinking कि हम एक ब्राह्मी लिपि को सिखाने का एक कोर्स रखें, जिसमें बहुत बेसिक कोर्स जिससे कि सब लोग जुड़ सके। और ये जस्ट एक हमारा अप्रोच है, हमारा उद्देश्य यही है कि सब लोग हमारी ये प्राचीन लिपि को पढ़ने में एलिजिबल हो जाएं, सो दैट वी कैन स्टार्ट व्हेन हम जो कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमें वो ग्रीक साउंड ना करे। हमारा साहब जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हाँ साहब जी, वो अनम्यूट करना पड़ेगा।
हाँ जी सर जी। तो बात ये थी कि हम यहाँ पर जो ले रहे हैं, अगर देखिए ट्रीटमेंट की बात मैंने की कि अगर बाजरा खाते हैं तो डायबिटीज़ मिटता है, गेहूँ खाएंगे तो डायबिटीज़ बढ़ेगा, होगा, नहीं होगा तो भी होगा। ये गुणधर्म है, ख्याल है कि नहीं। जौ की बात हमने की तो सुपाच्य है, इसलिए सबसे पहले जिसको आज हम इसको मिलेट जो कहते हैं ना, मिलेट का मतलब मोटा अनाज जो है, जो हमारे देश की प्राचीन संस्कृति मोटे अनाज की है, अगर आप खाना शुरू कर देना तो कई रोगों से बच जाएंगे। हमारी धार्मिक भाषा में अगर आप बात समझने को तैयार हैं तो मैदा के पचखान करने चाहिए। ख्याल है कि मैदा से बनी हुई वस्तु कोई भी हो, और मैदा अगर तला जाए या मैदा में घी शक्कर आ जाए तो वो तो बहुत नुकसान हो। लेकिन बाहर की दुनिया में तो यही है, सब जगह पर बाहर की दुनिया में जितनी प्रोडक्ट आ रहे हैं, कोई भी कंपनियां, मैकडोनल्ड आ रही है कि डोमिनोज आ रहे हैं, सब ने इसी को प्राधान्यता दी है, सब इसी पर टूट पड़े हैं। अब उस मैदा को कैसे जो है कितना ज़्यादा टेस्टी बनाना है, और क्या क्या भर के, और क्या क्या भर के, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5 रुपए का मैदा 500 रुपये लेकर पिज़्ज़ा बना के दे रहे हैं। अब आप इसका कॉम्बिनेशन करिए। अब मैं एक क्लास, नेक्स्ट क्लास हम लेंगे मसाला जो है वो किस तरह से औषधियों का काम कर रहे हैं साहब, क्या लगे। तो ये तो आ गए साहब। अब आप इसमें जितने भी कठोल सामने देख रहे हो, जितने अनाज और कठोल, आप किसको किसके साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हो साहब। और यहाँ पर आयुर्वेद शास्त्र ये कह रहा है कि सब कठोलों के अंदर मूंग एक ऐसा है कि वो निरोगी है, स्वस्थ है, सबसे अच्छी दाल है, सबसे अच्छा मूंग है, शरीर को शक्ति देता है, सुपाच्य भी है और बलशाली भी है। ख्याल आया कि नहीं। लेकिन उड़द जो है या तुअर जो है वो इसके मुकाबले में कमज़ोर, मूंग के कंपैरिजन में वो ज़्यादा कमज़ोर है। कहने का मतलब ये है। तो इन वस्तुओं के साथ कॉम्बिनेशन कैसे करें, और इन कॉम्बिनेशन के साथ में हम अपनी प्रकृति को कैसे जोड़ें। लगभग जो लोग जो है अब जो एक 50-60 की उम्र के ऊपर चले जाते हैं तो उनको देखना है साहब कि हम अपना अधिकांश आहार कौन सा बनाएं। जीवन शैली किसकी है वो पहले आप देखिए, और जीवन शैली के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि हमारा जीवन सक्रिय है, हम शारीरिक शक्ति वाले हैं, श्रमजीवी हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी ज़्यादा है। आप दुबले पतले हो तो ज़रूर गेहूँ खाइए, लेकिन सामने शारीरिक शक्ति आपकी कार्यक्रम ज़्यादा होना चाहिए, क्रियाशीलता नहीं है तो जौ खाइए, ज्वारी खाइए। हाँ, ये ज़रूर है कि ज्वारी बाजरी को आप सरसों के तेल के साथ या तिल के तेल के साथ खाइए। क्यों खाना है? ज्वारी बाजरी अपने आप में रुक्ष है, उनकी रुक्षता के कारण वो गैस वायु ज़्यादा बढ़ा दे, शरीर में रुक्षता आ जाए, तो उसका निवारण करने के लिए आपको जो है बरोबर सरसों का तेल या जो है तिल का तेल क्यों डालना है? इसमें ही वातनाशक गुण है। बाकी सभी तेलों में वातनाशक गुण नहीं है। या तो फिर जाएंगे आप तो वो वातनाशक गुण मिलेगा आपको कैस्टर ऑयल में, अरंडी के तेल में। तो अरंडी का तेल रोज़ खाने में तो उपयोग में नहीं लेते हैं लोग, वो आपको जो है बिल्कुल मुंह बिगड़ जाता है। चलिए कुछ नहीं, अगर वो आपका मुंह बिगाड़ रहा है लेकिन आपको अरंडी के तेल के गुणधर्म फायदे चाहिए, तो महिलाएं बहुत चतुर हैं, उनको आटा बनाते समय 1-2 चम्मच आपको अरंडी का तेल डाल लेना चाहिए। ख्याल आया? क्योंकि घर में बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, जिनका कॉन्स्टिपेशन है, पेट साफ नहीं होता है, वो यूं जो है अरंडी का तेल खाने के लिए तैयार नहीं है, तो कृपया आप आटा बनाते समय ही उसी में डाल दो, तो वैसे भी उनके शरीर को मिलेगा और वो जो है आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं बढ़ाएगा और
इतने गैस वायु ज़्यादा प्रकोपित नहीं करेगा, ये फायदा है। अब अगर अरंडी के तेल के साथ में सूंठ का कॉम्बिनेशन तो मिल जाए और मेथी का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो किसी को भी जॉइंट्स पेन, रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, गाउट साइटिका ये तो प्रॉब्लम ही ना होगा ही नहीं। सोचो, अब ये बहुत ज़रूरी है। अब आप ये सोचेंगे कैसे खाएं हम, तो मूंग के साथ में आप मेथी का कॉम्बिनेशन कर दो, बहुत अच्छा हो जाएगा साहब, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप मूंग एक कटोरी खा रहे हो, 2 कटोरी खा रहे हो, तो 1 चम्मच उसके अंदर मेथी डाल दीजिए। गेहूं के आटे में या ज्वारी बाजरी के आटे में आपने अगर अरंडी के तेल को डाल दिया है, लेकिन ध्यान रखना अरंडी का तेल प्यूरिफाइड नहीं चाहिए। आप जो है बाजार में दुकानों से जो प्यूरिफाइड है वैसा मत लाइए, तो आपके लिए औषधि का काम हो जाएगा। आहार तो है ही है, लेकिन आहार औषधि के रूप में आपको काम करेगा तो आपका फायदा हो जाएगा। ये हमको पहले देखना है। अब इस तरह से आप सबके साथ में बात बैठाइए। अगर आप रागी का लेते हो तो रागी को किस में साथ में जोड़ना है, ध्यान रखिए। मैंने लास्ट क्लास में कहा है कि नहीं, मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन हो सके वहाँ तक 2 अनाज इकट्ठे मत करिए, हो सके वहाँ तक 2 कठोल भी इकट्ठे मत करिए। फिर आप उस दिमाग में चले जाएंगे मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन क्या मतलब होता है भाई साहब, सब मिला दो, सबका आटा मिला दो, ऐसी गलती नहीं करना है। सबके गुणधर्म सरीखे नहीं है, सबके गुणधर्म बदलते हैं, लेकिन एक रिवाज तो बनाइए कि आपको सभी अनाज खाना है। आज अगर आप गेहूं खा रहे हो तो कल आप ज्वारी खाइए, परसों जौ खाइए, फिर बाजरी खाइए, फिर मकई खाइए, और फिर ये एक्सपीरियंस करिए आपकी बॉडी को ज़्यादा क्या सूट हो रहा है, कौन सा सूट हो रहा है। अब कॉम्बिनेशन 1 अनाज 1 कठोल, 1 अनाज 1 कठोल। अगर आपने जो है अनाज के अंदर जौ लिया है, जवारी ली है, तो मूंग की दाल साथ में जोड़ दीजिए। वैसे ही गेहूं का दलिया भी है, तो गेहूं का दलिया के साथ मूंग एक ऐसी बढ़िया चीज़ है कि सबके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। ख्याल है, मूंग का सबके साथ कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाए। हाँ, कई लोग जो है बाजरा लेते हैं तो उसके साथ उड़द की दाल लेते हैं, बात भी सही है। बाजरा रुक्ष है तो उड़द की दाल के अंदर चिकनाहट ज़्यादा है, लेकिन कम तकलीफ कहाँ है कि मूंग की दाल लेंगे तो छिलके वाली लेंगे, लेकिन चावल ये चने की दाल लेंगे तो छिलका नहीं लेंगे, तुअर की दाल लेंगे तो छिलका निकाल देंगे, उड़द की दाल लेंगे तो छिलका निकाल देंगे। ये क्या कारण है, समझ में नहीं आता है। अरे भाई, उड़द का अंदर का बीज जो है वो सफ़ेद है, छिलका काला है, तो जो मूंग की दाल के अंदर छिलके में इतने गुण है, प्रोटीन है, तो उड़द में क्यों नहीं है? पूरे हैं, उसमें भी पूरे गुण हैं उसमें। चना, अगर चने की सब्जी बनाकर आप खा सकते हो तो फिर चने की दाल बनाते समय छिलका क्यों फेंकते हो? चने की सब्जी बनाकर खा रहे लोग, तो आप चने की दाल में उसका छिलका चला गया। जब प्रोटीन उसमें है, परसेंटेज उसमें है, तो वो क्यों फेंक रहे हो? वो बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है ये जो छिलके हैं ना, ये छिलके फेंकने के बाद ये गायों को, भैंसों को खिलाया जाता है, उनका दूध अच्छा आता है, तो वो आपको फ़ायदा करता है। मैं कहता हूँ बेटर आप ही खा लो ना खुद। आपको तो इतिहास शायद मालूम होगा, चंदन बाला ने महावीर स्वामी को उड़द के बाकुले बहराए तो उन्होंने छिलके निकाल करके नहीं बहराए थे। जैसे मूंग बाफते हैं पानी में, वैसे ही जो है उड़द भी आखे के आखे ही बाफे गए, इसी तरह से महावीर स्वामी को बहराए थे। तो ये आप पहले समझने की कोशिश करें, और इन सब का कॉम्बिनेशन कैसे हम सही ढंग से समझ सकते हैं। अगर आपने गेहूं के साथ में उड़द की ले ली तो फिर आपको हैवी पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा, मुश्किल हो जाएगी समझेंगे। अगर लोग जो है दही बड़ा बनाते हैं तो वो उड़द और चावल के साथ मिक्स करके बनाते हैं। दही के साथ भी मूंग का कॉम्बिनेशन है, उड़द का नहीं है सर। उड़द के साथ दही खाएंगे तो और नुकसान 10 गुना होगा, मूंग के साथ दही खाएंगे तो फायदा है। हाँ, ये जैन धर्म का नियम है
कि कठोल के साथ असंख्य जीवों की उत्पत्ति न हो, इसलिए आप दही को गर्म कर लीजिए और फिर मूंग के साथ अगर खाना है तो, नहीं तो जरूरी नहीं है साहब। बात इतनी सी है, इतना सा ही हमको समझना है इसके अंदर। अब इन सब के साथ में पहले सबकी प्रकृति क्या है, ख्याल है? बाजरा के अंदर जो कैल्शियम आपको मिल रहा है वो गेहूं में नहीं है। अधिकांश महिलाएं वो जो है जो कैल्शियम की कमी से परेशान है। एक लड़की का बेंगलोर से फोन था कि वो थोड़ा सा श्रम किया, 2 घंटे पापड़ बनाए तो उसको जो है सूजन चढ़ गई हाथों में। ये क्या कारण है? अभी यंग है और इतनी यंग एज के अंदर वो बोलते हैं मम्मी ने बनाया तो मैं भी साथ में बैठ गई, तो मम्मी को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन बेटी को हो गया। ये कलयुग देख लीजिए आप, ख्याल है? ऐसी परिस्थिति के अंदर अगर आज की शारीरिक शक्तियां इस प्रकार से क्षीण हो जाएगी तो आप भविष्य में क्या कर पाएंगे? यौवन वय में शक्ति न हो तो फिर तो मुश्किल काम है, सोचिए। तो ये सबसे बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। नंबर 1, हो सके वहां तक रोटी का आग्रह छोड़िए। नंबर 2, हो सके वहां तक डायरेक्ट दलिया उपयोग में लीजिए। मकाई की घाट बनती है, बाजरा का खीस बनता है, ज्वारी की बाजरे की बाट की घाट बनती है। जो आपको एनर्जेटिक है, शक्तिशाली जो है वो है। इसलिए आयुर्वेद शास्त्रों के अंदर अधिकांश वर्णन इस प्रकार का मिल रहा है। शरीर सशक्त रहेगा, आप सशक्त शरीर से श्रम ज़्यादा भी कर सकोगे, आपकी शक्ति के अनुसार आप श्रम करोगे तो भी आपको फायदा है। तो ये हेतु समझना बहुत जरूरी है। अगर ये हेतु आपने नहीं समझा तो नुकसान करेगा। चलिए साहब, क्या हुआ, बीच में थोड़ा नेट चला गया था, अब समय वैसे भी कम है। बोलिए, किसको जी प्रश्न पूछना है? फिर से आप जी, मैं दिव्या प्रसाद जी का लूंगी प्रश्न। आप अनम्यूट करिए जी, प्रश्न पूछिए दिव्या जी। हाँ जी। सब महाराज साहब, मथेण वंदामी सब अनाज मोटा मोटा ही खाना अच्छा है, ज्वारी बाजरी सब सीजन में। हाँ, सीजन में अलग अलग है। देखिए, सीजन के हिसाब से पूछेंगे तो एक पॉइंट और समझ लो। बाजरा आपको विंटर सीजन में, सर्दी के दिनों में, जौ ज्वारी आपको जो है गर्मी के दिनों में। इस तरह से अगर आप सीजन वाइज खाएंगे तो वात पित्त कफ के प्रकोप में आपको जरूर फायदा होगा। बाजरा गर्मी के दिनों में खाएंगे तो बाजरा गर्म है थोड़ा, इसलिए आपको ये भी एक हेतु समझ करके चलना है साहब। दूसरी बात आपने पूछा मोटा मोटा, तो दलिया जो है वो फर्स्ट प्रोसेस में है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आखा अनाज बॉईल करके खाइए, लेकिन अगर आप इसका पहली प्रोसेस में दलिया बनाकर खाते हो तो आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन मैक्सिमम चाहिए, वो मिलेगा। अब रही बात उम्र की, उम्र के साथ में आपके पाचन शक्ति की, अगर आपकी उम्र यंग एज में है, 40 के अंदर है, तो मोटा खाएंगे फिर भी आपको पचन होगा। अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है तो फिर आपको पाचन होने में थोड़ा ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा। अगर आप शेठानी हैं कि सोफा से बाथरूम, बाथरूम से सोफा तक, तो फिर आपको पचन होना भी भारी। तो जो अगर सोफा से बाथरूम वाले हैं वो जौ भी खाएंगे तो पचेगा। जौ जी हल्का है, पाच्य है, ऐसा ये फायदा है आपको। हाँ बोलिए जी। धन्यवाद, थैंक यू रोहित जी। रोहित सर। हाँ, अपना प्रश्न लीजिए। સર મથેણ વંદાવી સાહેબજી, આપણે મગનો લોટ અને પછી મગનું ખીચું બનાવીને આંબીલમાં ખવડાવે છે, તો એના વિશે કંઈક કહેશો? तो ये बता रहे नुकसान करता अच्छे। अच्छा। जो बनाएंगे ना तो सोडा खारा डालेंगे ही डालेंगे। आटा बना दिया आपने उसको, तो प्रोसेस तो ये वही प्रक्रिया आ गई। उतना प्रोसेस करने से मूंग के परसेंटेज जो प्रोटीन के थे वो खत्म हो जाएंगे साहब। प्रोसेस आपने इतनी गलत कर दी, समझेंगे नहीं। तो ये जब आजकल के लोग अपने स्वाद के हिसाब से ये सब करने लगे। आयम्बिल के अंदर होवे वहाँ तक ये जो मोटा अनाज आपको बॉईल करके खाना है सब।
आप अपनी टेस्ट के हिसाब से वैरायटीज बनाने के हिसाब के चक्कर में फंस गए, इसलिए आपने ये सब करना शुरू कर दिया। वो नुकसान जरूर करेगा आपको। समझे, आपको देखना क्या है, व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट, हाउ टू प्रिजर्व द मैक्सिमम प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज इन दैट। आपको खाने का उद्देश्य ये है कि शरीर को इतना कैल्शियम प्रोटीन बरोबर मिल रहा है कि नहीं, ये उद्देश्य बनाइए ना आप। खाना खाने से मतलब वैरायटी ये होनी चाहिए कि ये होनी चाहिए कि ये होनी चाहिए। आप जितनी वैरायटी बनाएंगे आपको प्रोसेस ज़्यादा करनी पड़ेगी, प्रक्रिया जितनी ज़्यादा प्रक्रिया करोगे उतना उसमें से डैमेज होता जाएगा, फिर आपकी बॉडी को नहीं मिलेगा। यू आर गेटिंग ओनली द मेंटल सेटिस्फेक्शन। क्या स्वाद मिल गया, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर शरीर को शक्ति नहीं मिल रही है तो आपको बरोबर समझ लेना चाहिए सर। थैंक यू सो मच। प्रवीणा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। त्रिकाल वंदन महाराज साहब। महाराज साहब, ज्वारी खाइए तो ज्वारी खाने से गले में खराश होती है और खांसी शुरू हो जाती है, तो उसका क्या कारण है? खाली तेल डाल के खाइए, सरसों का तेल या तिल का तेल डालिए। रोटी में भी तिल का तेल डाल के खाइए? आटा बनाते समय डाल दो, ऐसा है। आप रोटी बनने के बाद अगर घी शुद्ध है तो शुद्ध डालिए, क्या लगेगा, नहीं तो फिर आप छोड़ दीजिए। आपको तकलीफ होती है तो आप दलिया बना के खा लो, दलिया में तेल डाल के खा सकते हो। आप ज्वारी के अंदर गुणधर्म में उसकी जो रुक्षता है वो घटाने के लिए स्निग्धता बढ़ानी जरूरी है, बस। मतलब आपकी प्रकृति वायु की है और ये रुक्ष हो रहा है तो गले में खराश आ सकती है। बाकी कोई ऐसा किसी के लिए नहीं होता है, हर व्यक्ति को इसी तरह से समझना है। जी बिल्कुल। सबसे बेस्ट है कि हम ट्राई करें, जैसा कि साहब जी ने बोला कि हर एक अनाज का उपयोग हर दिन करें और देखें हमारे पे क्या सूट करता है। सो साहब जी, यहाँ से सब प्रश्न तो खत्म हो रहे हैं, तो अब हम विराम लेंगे, आज की इस कक्षा को विराम देंगे। किसी को पूछना है और कोई? ठीक है। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो गच्छायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एषु पंचनमुक्कारो सव्वपापप्रणाशनो, मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राध्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवले पन्नतो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तम अरिहन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। त्रिकाल वंदना साहब जी।